अब तक हमने किसी विद्युत द्विध्रुव Q2A के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 kp वेक्टर बाय r क्यूब तथा उसी दूरी r पर निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -kp वेक्टर बाय r क्यूब प्राप्त कर ली है। तो इसके पश्चात आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P r थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इस हेतु इन दोनों व्यंजकों का भी उपयोग किया जाएगा। इसे समझना आवश्यक है। बिंदु P r थीटा का अर्थ हुआ कि बिंदु P जो कि हमारा प्रेक्षण बिंदु है, यह द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर तथा द्विध्रुव के अक्ष के साथ थीटा कोणीय स्थिति पर स्थित है। विद्युत द्विध्रुव Q2A है, अर्थात बिंदु A पर आवेश -q तथा बिंदु B पर आवेश +q स्थित है। इस प्रकार इस विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को ऋण आवेश से धनावेश की ओर दर्शाते हुए P वेक्टर के रूप में लिखा जाता है, जहां P वेक्टर का मान Q गुणा 2A होता है, जो AB वेक्टर की ओर अर्थात ऋण आवेश से धन आवेश की ओर रहता है। इस सदिश P वेक्टर की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर चुके, जो कि इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। इसी प्रकार निरक्षीय स्थिति, जो कि इन दोनों बिंदुओं आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत एक काल्पनिक रेखा होती है, उस पर स्थित किसी बिंदु के लिए अर्थात निरक्षीय बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -kp वेक्टर बाय r क्यूब भी हम प्राप्त कर चुके हैं। इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर को हम घटकों में वियोजित करते हैं। परस्पर लंबवत दिशाओं में वियोजन के लिए दो दिशाओं का चयन करते हैं, जिसमें पहली दिशा द्विध्रुव के मध्य बिंदु से प्रेक्षण बिंदु की ओर जो दिशा है उसे लेते हैं तथा दूसरी दिशा इसके ठीक लंबवत दिशा का चयन करते हैं। इस दिशा के साथ कोण थीटा बन रहा है, अतः इस सदिश P वेक्टर का इस दिशा में जो घटक आएगा वो P cos थीटा होगा तथा इसके लंबवत दिशा में घटक P sin थीटा होगा। इस स्थिति को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि AB दिशा में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर का एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ था, जिसे हमने दो विद्युत द्विध्रुवों की स्थितियों के रूप में बांट दिया, जिनमें से एक विद्युत द्विध्रुव जो OP दिशा में रखा हुआ है तथा उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है तथा इसके लंबवत दिशा में रखे हुए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा है। इस प्रकार प्रेक्षण बिंदु P इस विद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति पर स्थित होगा, अतः इस व्यंजक का उपयोग करके इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार P sin थीटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव के लिए बिंदु P निरक्षीय स्थिति पर स्थित होगा। इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस समीकरण को प्रयुक्त करके प्राप्त किया जा सकता है। इसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे E1 वेक्टर कहा जाए तो यह निम्न प्रकार होगी 2 kp cos थीटा
अपॉन आर क्यूब तथा इसकी दिशा को दर्शाने के लिए हम ओपी वेक्टर की दिशा को लेते हैं। क्यों कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी p cos थीटा ओपी वेक्टर की दिशा में है, अतः इस दिशा को E1 वेक्टर की दिशा को दर्शाने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रेक्षण बिंदु P पर यदि हम कार्तीय निर्देश तंत्र की कल्पना करें तथा OP वेक्टर की दिशा में x अक्ष को ले लें, इसके लंबवत दिशा में y अक्ष को लें, तो यह निश्चित है कि OP वेक्टर x अक्ष की दिशा में होने के कारण हम E1 वेक्टर को 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब आई कैप के रूप में दर्शा सकते हैं। यह समीकरण नंबर 1 होगा। इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के घटक p sin थीटा के लिए बिंदु P निरक्षीय स्थिति पर है, अतः इसके लिए भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p sin थीटा की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका व्यंजक इस समीकरण के अनुसार लिखते हैं तो हमें प्राप्त होगा E वेक्टर बराबर k p sin थीटा बाय आर क्यूब। यहाँ ऋण चिन्ह दिशा के लिए था, यहाँ भी देखें तो हमें ज्ञात है कि निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के यह विपरीत होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में होने के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके विपरीत अर्थात इस तरफ होगी, जो कि y अक्ष की दिशा को निरूपित करती है। अतः इस सदिश के साथ में दिशा j कैप द्वारा दी जा सकती है और इसे हम E2 वेक्टर कहते हैं। समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 के E1 वेक्टर को और E2 वेक्टर समीकरण 2 को चित्र में व्यक्त करें तो स्पष्ट रूप से हमें प्राप्त होता है कि E1 वेक्टर इस तरफ होगा, जिसका परिमाण 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब है, तथा E2 वेक्टर y अक्ष के अनुदिश होगा, जिसका परिमाण kp sin थीटा बाय आर क्यूब है। परिमाण का अनुपात 2:1 के लगभग होने के कारण हम इसकी लंबाई इसकी तुलना में लगभग आधी लेते हैं और इसे E2 वेक्टर द्वारा निरूपित करते हैं। अब बिंदु P पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण, जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश संयोजन नियमानुसार ज्ञात की जा सकती है। इन दोनों सदिशों से समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं। E1 के समांतर रेखा खींच के, इसी प्रकार E2 के भी समांतर रेखा खींचते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हुआ तथा इनके बीच में से होते हुए यह विकर्ण परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है तथा इसकी लंबाई इसके परिमाण को व्यक्त करेगी। इस कोण को हम अल्फा से व्यक्त कर देते हैं, जो E1 के सापेक्ष इसके कोण का मान देगा। इससे E वेक्टर जो है वो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर के तुल्य प्राप्त होता है। अतः समीकरण 1 व 2 का उपयोग करके हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह मान निम्न प्रकार प्राप्त होगा। E वेक्टर बराबर 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब आई कैप प्लस kp sin थीटा बाय आर क्यूब जे कैप। इन दोनों में से कॉमन टर्म ले लेते हैं। E वेक्टर kp बाई आर क्यूब कॉमन है, 2 cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इन दोनों को मिलाकर समीकरण नंबर 3 कहते हैं तथा यह समीकरण 3 विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु
P r थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करते हैं, जहां बिंदु P द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर तथा अक्ष के साथ कोणीय स्थिति थीटा पर स्थित होता है। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को ज्ञात करने के लिए हम कक्षा 11 में पढ़े हुए सदिश गुणधर्म का उपयोग करते हैं, जिसके अनुसार किसी सदिश ए वेक्टर बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप के परिमाण को स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर द्वारा तथा उसकी x अक्ष के साथ दिशा को कोण अल्फा द्वारा tan इनवर्स ay बाई ax के रूप में व्यक्त किया जाता है। परिणामी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को ई वेक्टर मैग्नीट्यूड बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x घटक जो कि 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर ax स्क्वायर की जगह और ay स्क्वायर के लिए kp साइन थीटा बाय आर क्यूब होल स्क्वायर के रूप में रखते हैं। इसे आगे हल करने पर kp बाय आर क्यूब होल स्क्वायर दोनों पदों में होने के कारण स्क्वायर रूट के बाहर kp बाय आर क्यूब प्राप्त हो जाता है। भीतर 2 cos थीटा बचता है, जिसका वर्ग 4 cos स्क्वायर थीटा और इस पद में साइन थीटा है, अतः साइन स्क्वायर थीटा। ई वेक्टर मैग्नीट्यूड बराबर kp बाई आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के रूप में लिखें तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा के तुल्य होने से हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को kp बाय आर क्यूब एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यह समीकरण नंबर 4 होगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 वेक्टर के साथ कोण अल्फा के ऊपर है, अतः इस स्थिति में अल्फा कोण का मान इस व्यंजक द्वारा समीकरण 3 को देखते हुए प्राप्त किया जा सकता है। अतः अल्फा बराबर tan इनवर्स ay जे कैप के साथ जो घटक है kp बाई आर क्यूब साइन थीटा अपॉन 2kp बाई आर क्यूब कॉस थीटा। इसे हल करते हैं तो अल्फा बराबर tan इनवर्स kp बाई आर क्यूब कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा बाय 2 प्राप्त होता है। इससे tan अल्फा बराबर हाफ tan थीटा प्राप्त हो जाता है। इन दोनों को समीकरण नंबर 5 द्वारा व्यक्त करते हैं। इस प्रकार विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P r थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समीकरण 3 के द्वारा प्राप्त होती है, जिसका परिमाण समीकरण 4 द्वारा तथा दिशा समीकरण 5 द्वारा प्राप्त होती है। इन समीकरणों को अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के लिए प्राप्त परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः अक्षीय स्थिति के लिए गणना करें तो अक्षीय स्थिति में इस थीटा का मान 0 डिग्री होगा, जिससे समीकरण 3 से आपको प्राप्त हो जाएगा kp बाई आर क्यूब 2 cos 0 i कैप प्लस साइन 0 j कैप। हल करते हैं तो इसका मान 2 kp बाई आर क्यूब आई कैप प्राप्त होता है, जिसे 2 kp वेक्टर बाई आर क्यूब लिख सकते हैं, जो पूर्व में प्राप्त परिणाम के अनुरूप ही है। इसी प्रकार निरक्षीय स्थिति के लिए गणना करने पर
उसके लिए थीटा बराबर 90 डिग्री का प्रयुक्त करते हैं। तो समीकरण 3 से पुनः ई वेक्टर बराबर KP बाई आर क्यूब 2 cos 90 आई कैप प्लस साइन 90 जे कैप प्राप्त होगा। इसका हल करने पर ई वेक्टर बराबर KP बाई आर क्यूब साइन 90 1 होगा, कॉस 90 0 होगा और ये जे कैप प्राप्त होगा, जो समीकरण नंबर 7 के रूप में होगा और यह भी पूर्व में प्राप्त परिणामों को ही व्यक्त करता है।